गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने बचत के बारे में पढ़ा था कि बचत होती क्या है। तो मैंने बताया था जब आय में से उपभोग को घटा दिया जाता है तो बचत प्राप्त होती है। मान लो किसी उपभोक्ता की आय 100 रुपये है या किसी व्यक्ति की आय 100 रुपये है, उसमें से अगर वो 20 रुपये खर्च कर ले, उपभोग कर ले, तो जो शेष बचेगा उसे हम बचत कहते हैं। और बचत के संबंधी भिन्न भिन्न अवधारणाएँ अलग अलग शास्त्रों ने अलग अलग समय पे दी है। अब अपन पढ़ते हैं प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, बचत प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो बचत प्रवृत्ति जब अपन पढ़ते हैं तो अपने सामने दो धारणाएं आती है। एक तो आती है एपीएस और एक आती है एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, मतलब औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति। इसका भी अध्ययन अपन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बचत फलन या बचत प्रवृत्ति होती क्या है। तो बचत फलन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आय में से उपभोग व्यय को घटाने के पश्चात जो शेष बचता है उसे हम बचत कहते हैं। और आय और बचत के बीच में संबंध को बचत प्रवृत्ति या बचत फलन कहते हैं। कि आय और बचत के अंदर जो भी संबंध होता है वो संबंध किस प्रकार का होता है। वो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किन्स ने तो बताया था कि चालू आय जो होती है, वो चालू बचत जो होती है वो चालू आय पर निर्भर करती है। फिर रॉबर्टसन ने बताया था कि जो बचत जो होती है, वर्तमान जो बचत होती है, वो पिछले वर्ष की आय पे T-1 पर निर्भर करती है। इस प्रकार अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग मत दिए हैं। अब जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बचत आय पर निर्भर होती है, क्योंकि आय के बढ़ने पर बचत बढ़ती है और आय के घटने पर बचत भी घटती है। लेकिन बचत में वृद्धि की दर सामान्यतः आय में वृद्धि से अधिक होती है। मान लो आय 100 से बढ़ के 200 हो जाती है, तो जो वृद्धि दर जो है, मतलब ये दोगुनी हुई है। तो मान लो बचत जब 100 रुपये आय थी तो बचत हो रही थी 60 रुपये, तो आय जब 200 रुपये हो जाएगी तो बचत होगी 150 रुपये। तो कहने का मतलब आय में वृद्धि जितनी हुई है उससे ज़्यादा वृद्धि होती है किसमें, बचत में। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ देखो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन अपन देखते हैं कि जो किसी भी उपभोक्ता या व्यक्ति की जो आय होती है वो उसको या तो वह उपभोग करता है, अर्थात वो वस्तु या सेवाएं खरीदता है। उपभोग करने के बाद जो शेष बच जाता है उसे अपन बचत कहते हैं। तो जो आय होती है वो उपभोग और बचत का योग कहलाती है। ठीक है। यहाँ जो उपभोग है सी जो है वो डिपेंड करता है ए प्लस बी वाई पे, या फिर अपन लिख सकते हैं सी जो है वो सी नोट प्लस बी, यहाँ जो है वो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इंटू वाई। दो किसी भी व्यक्ति का जो उपभोग है वो किस पे डिपेंड करेगा, C0। ये जो C0 है ये होता है स्वायत्त उपभोग, ऑटोनोमस उपभोग। कोई भी व्यक्ति है उसको जीवन निर्वाह के लिए किसी न किसी वस्तु का प्रयोग करना पड़ता है। जैसा कि अपने को पता है रोटी कपड़ा मकान व्यक्ति की बेसिक नीड्स होती है। बेसिक नीड्स होती है रोटी कपड़ा मकान। मान लो किसी व्यक्ति के पास आय 0 है, कि उसकी आय कितनी है, 0 है, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, उपभोग तो कुछ ना कुछ उसे करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। तो जो वह उपभोग जो आय पर निर्भर नहीं करता हो उसे अपन स्वायत्त उपभोग कहते हैं, ऑटोनोमस उपभोग कहते हैं। ठीक है। और वह उपभोग जो आय पे निर्भर करता हो उसे अपन प्रेरित उपभोग कहते हैं, मोटिवेटेड उपभोग। जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे उपभोग बढ़ जाएगा, लेकिन आय में बढ़ने की तुलना में कम बढ़ेगा। अर्थात कहने का मतलब जो अपना उपभोग का जो समीकरण है वो क्या बनेगा, ए प्लस बी वाई। यहाँ एक तो किसको दर्शा रहा है, स्वायत्त उपभोग को दर्शा रहा है, ऑटोनोमस कंजप्शन को, जो आय पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। बी जो है वो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है। वाई जो है वो है आय पे निर्भर कर रहा है। ठीक है। अब ये
उपभोग जो है वो आय पर भी निर्भर करता है और साथ में एमपीसी पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ देखेंगे एमपीसी होती क्या है। तो एमपीसी जो होता है वो होता है, मान लो आय में वृद्धि के कारण उपभोग में कितनी वृद्धि हो रही है, उसे अपन कहते हैं एमपीसी। ठीक है, तो एमपीसी क्या होगी अपनी, मान लो एक व्यक्ति की आय 100 रुपये थी, ठीक, और वो उस टाइम उपभोग कर रहा था 60 रुपये, तो यहाँ सेविंग कितनी हो गई, 40 रुपये ऑटोमेटिक। अब आय बढ़कर 200 रुपये हो गई, उपभोग बढ़कर 80 रुपये हो गया, तो सेविंग कितनी हो गई, 120 रुपये। ठीक है, अब मैं ये बात करूँगी आय में वृद्धि कितनी हुई है, डेल्टा वाई, आय में परिवर्तन 100 का हुआ है, उपभोग में परिवर्तन 60 से कितना हो गया 80, डेल्टा सी ये कितना हुआ है 20 हुआ है। ठीक है, मैं कहूँ बचत में परिवर्तन कितना हुआ है, तो 120 माइनस 40, डेल्टा एस कितना 80 हुआ है। अब मैं ये कहूँगा कि एमपीसी क्या होती है, तो आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसका अनुपात एमपीसी कहलाती है। तो एमपीसी यहाँ क्या होगी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, उपभोग में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ देखना y इज इक्वल टू सी प्लस एस, सी को मैंने ये लिख दिया, सी का जो समीकरण ए प्लस बी वाई, यहाँ जो ए है वो स्वायत्त उपभोग को दर्शा रहा है, बी जो है वो एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और वाई जो है वो व्यक्ति की आय। अब ये जो समीकरण है 2 उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो इस सी के स्थान पे ये वाला सी का मान रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई ऐसा कैसा प्लस एस को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, s को एक साइड में रख लेंगे और इस पक्ष को इधर ले आएंगे, तो ये क्या बनेगा, y माइनस ए माइनस बी वाई इज इक्वल टू एस। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ माइनस ए को इधर रख लेते हैं, और यहाँ इन दोनों में से ये वाला संख्या और इन वाली संख्या से y को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आया 1 माइनस बी। अब देखना ये 1 माइनस बी होता क्या है, b तो क्या बताया था एमपीसी, 1 माइनस बी होगा एमपीएस। ये कैसे प्राप्त होगा इसका अपन विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो अपने पास ये फलन आया माइनस ए प्लस 1 माइनस बी, यहाँ y इज इक्वल टू एस। अतः बचत फलन को हम गणितीय रूप से क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू माइनस ए 1 माइनस बी और y, या फिर लिख सकते हैं s इज इक्वल टू माइनस ए 1 माइनस बी को कहते हैं हम सीमांत बचत प्रवृत्ति इंटू वाई। इसको सीमांत बचत प्रवृत्ति क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा अभी करेंगे। बचत प्रवृत्ति जनरली 2 प्रकार की होती है, औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति। यहाँ औसत के स्थान पे आप सीमांत पढ़ना, ये गलती से औसत लिखा गया है। औसत बचत प्रवृत्ति क्या होती है, तो अपन औसत जैसे भी निकालते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और यहाँ अगर हम बचत के अंदर आय का भाग दे देंगे तो हमें औसत बचत प्रवृत्ति प्राप्त होगी। ठीक है, एपीएस। और अगर अपन उपभोग में आय का भाग दे देंगे तो हमें औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी प्राप्त होगी। और औसत बचत पर सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है, जो मैंने अभी बताया था, अभी जो बताया था वो क्या, सीमांत उपभोग एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएस क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, अर्थात आय में परिवर्तन के कारण बचत में कितना परिवर्तन हो रहा है उसको दर्शाता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं औसत बचत प्रवृत्ति, एपीएस होती क्या है। तो आय और बचत के अनुपात को हम क्या कहेंगे, औसत बचत प्रवृत्ति कहेंगे। और फॉर्मूले के रूप में हम लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग। तो औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस वो किसके बराबर होती है, बचत अपॉन आय। अब औसत बचत प्रवृत्ति जो है वो हमेशा 1 से कम होगी। 1 से कम क्यों होगी, इसका मैंने बताया था कि जब आय बढ़ती है तो बचत भी क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन आय की तुलना में बचत ज़्यादा बढ़ती है, आय की तुलना में बचत ज़्यादा
बढ़ती है। ठीक है, कहने का मतलब बचत में वृद्धि जो है या बचत में जो परिवर्तन है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, किसकी तुलना में? आय में परिवर्तन की तुलना में। तो अब यहाँ लिखा है कि ये 1 से कम होती है, तो हम समझ सकते हैं, मान लो उपभोक्ता की आय 100 रुपये है। ठीक है, उसमें से वो कुछ ना कुछ तो उपभोग करेगा। मान लो उसने 20 रुपये उपभोग कर लिए। ठीक, सेविंग कितनी हुई उसकी? 80 रुपये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी एपीएस की? 80/100 S/Y। और 80 में जब 100 का भाग देंगे तो 0.8 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एमपीएस की वैल्यू कितनी होती है? 1 से कम होती है। ठीक है, क्योंकि बचत जब निकालते हैं तो हम आय में से उपभोग घटा लेते हैं, और उपभोग कभी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये शून्य नहीं हो सकता ना, इसलिए जो बचत की वैल्यू है वो हमेशा आय की तुलना में क्या होगी? कम होगी। मैं परिवर्तन की बात नहीं कर रहा, यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ केवल बचत और आय की बात कर रहा हूँ। आय 100 रुपये, उपभोग 20 रुपये, तो सेविंग कितनी? 80 रुपये। ठीक है, तो S/Y कितना हुआ? 80/100। तो ये वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से क्या है? कम है। अब मान लो कई बार क्या होता है कि आय तो अपनी 100 रुपये है, लेकिन उपभोग कितना हो गया? 120 रुपये हो गया। तो बचत कितनी हो गई? बचत हो गई -20। इसका मतलब ये उधार लिया है उसने। ठीक है, तो एपीएस क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। एपीएस औसत बचत प्रवृत्ति S/Y, तो -20/100। तो ये क्या हो? नेगेटिव हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यदि उपभोग यदि आय से अधिक हो तो यह ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, अब सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है? तो सीमांत आ गया तो इसका मतलब एक अतिरिक्त इकाई आ गई। तो आय में वृद्धि होने के कारण बचत में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का फॉर्मूला क्या होगा? बचत में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन। ठीक है, अब देखना, मान लो आय प्रारंभ में 100 रुपये थी, 20 रुपये उसने खर्च कर लिए। ठीक, तो सेविंग कितनी हो गई? 80 रुपये हो गई। आय बढ़ के 200 रुपये हो गई, खर्च उसने 40 रुपये किए हैं, तो उसकी सेविंग कितनी हो गई? यहाँ 160 रुपये हो गई। यहाँ तक क्लियर है? आय में वृद्धि कितनी हुई है? 100 की हुई है। ठीक है, 2 गुनी हो गई आय 100 से बढ़ के। बचत में वृद्धि कितनी हुई है? 160 में से 80 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 80। ठीक है, क्लियर? तो आय में जितनी वृद्धि हुई है उसकी तुलना में बचत में जो वृद्धि है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? सीमांत बचत प्रवृत्ति जो होगी बचत में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन। तो इसको क्या लिखते हैं? एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा S/डेल्टा Y। अब यहाँ देखना, एक शेड्यूल बनाया हुआ है, एक अनुसूची बनाई हुई है। इधर मैंने इनकम को दर्शाया है, इधर कंजप्शन को दर्शाया है, उपभोग को, यहाँ सेविंग बचत को दर्शाया है, यहाँ एपीएस लिखा है और यहाँ एमपीएस। ठीक, ये सारणी में प्रारंभ में आय 0 थी। जब आय 0 थी तो भी उपभोग तो कुछ ना कुछ कर रहा था, तो उपभोग हो गया 30। तो बचत कितनी हो गई? बचत हम कैसे निकालते हैं? S/Y-C। तो बचत कितनी होगी? जो ये 30 रुपये थे वो सब के सब उसने उधार लिए हैं, तो ये -30 हो गया। एपीएस अपन इसमें निकाल नहीं सकते, एमपीएस इसमें निकाल नहीं सकते। आय में वृद्धि होकर 100 रुपये हो गई। ठीक है, 0 से बढ़ के कितनी हो गई? 100। और यहाँ उसका कंजप्शन उपभोग कितना है? 100 रुपये। बचत कितनी? 0। तो एपीएस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बचत 0 है। और एमपीएस कितना हो जाएगा? एमपीएस भी 0। ठीक है, अब अपन जब आय में वृद्धि 100 से बढ़कर 200 हो जाती है तो कंजप्शन बढ़कर 170 रुपये हो जाता है। तो सेविंग कितनी रही है? 30 रुपये। तो एपीएस निकालेंगे तो क्या करेंगे? 30/200 S/Y। 30/200 0.15 आया। एमपीएस क्या होगा? अब देखना, आय में परिवर्तन कितने का हुआ? 100 का। बचत में परिवर्तन कितने का हुआ? 30 का। तो 30/100। ठीक है, अब अपन अगली बात करें। 200 से बढ़कर जब 300 हो जाती है आय, तो उपभोग बढ़कर 170 से 240 हो जाएगा।
उपभोग जब 240 होगा तो बचत कितनी बची अपने पास, केवल 60 रुपये, क्योंकि 240 रुपये उसने खर्च कर लिए। तो एपीएस क्या होगा, 60/300, यह होगा 0.02। ठीक है। और एमपीएस, तो बचत में परिवर्तन कितना हुआ है, बचत में परिवर्तन देख लो यहाँ, 30 से बड़ी कितनी हो गई, 60, तो बचत में परिवर्तन हुआ है 30 का, अपॉन आय में परिवर्तन कितना हुआ है, 100 का, तो एमपीएस कितनी रहेगी, 0.3 रहेगी। ठीक है। इस प्रकार अपनी इस तालिका का निर्माण, इस सारणी का निर्माण कर सकते हैं। अब अपने को देखना है कि एमपीसी और एमपीएस, एमपीसी मैंने बताया था ना क्या होता है, उपभोग में जब अपन उपभोग में परिवर्तन का आय में परिवर्तन से भाग देते हैं तो हमें एमपीसी प्राप्त होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो अब तक अपन ने 4 धारणाएं पढ़ ली, एपीसी पढ़िए, एमपीसी पढ़िए, एपीएस और एमपीएस। ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, औसत उपभोग प्रवृत्ति, सी का मतलब होता है कंजप्शन। औसत उपभोग प्रवृत्ति निकालनी है तो अपन उपभोग में भाग देंगे बचत का, उपभोग में भाग देंगे अपन आय का। ठीक है। जब अपने को एमपीसी निकालनी है, सीमांत उपभोग परिवर्तन, तो हम देखेंगे उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ है अपॉन आय में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है। जब अपने को एपीएस औसत बचत प्रवृत्ति निकालनी है तो अपन देंगे बचत में आय का भाग, और जब अपने को एमपीएस निकालना हो, सीमांत बचत प्रवृत्ति, तो अपन लिखेंगे बचत में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन। ठीक है। अब क्या होता है कि एपीसी और एपीएस का योग हमेशा 1 होगा। कितना होगा, 1 के बराबर आएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग हमेशा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार एमपीसी और एमपीएस का योग भी हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर 1 होगा। ये किस प्रकार होगा, अभी इस पे चर्चा करेंगे अपन। तो यहाँ लिखा है एमपीसी और एमपीएस का योग हमेशा 1 होता है। ऐसा क्यों होता है, तो आप देखना कि y इज इक्वल टू क्या होगा, c प्लस एस। ठीक है। अब इस सब में मैं परिवर्तन करता हूँ तो डेल्टा वाई, या इसका प्रारंभिक का अवकलन करूँगा तो क्या लिखा जाएगा, डेल्टा सी और डेल्टा एस। ठीक है, लिख सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इन पूरे उस पूरे समीकरण में इसके दोनों पक्षों में, ये बायां पक्ष है ये दायां पक्ष है, दोनों में डेल्टा वाई का भाग दे देंगे। तो यहाँ भी डेल्टा वाई का भाग दिया है, यहाँ भी डेल्टा वाई का भाग दिया है, और यहाँ भी डेल्टा वाई का भाग दिया है। तो डेल्टा वाई से डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ तो बचेगा 1। अब यहाँ क्या हुआ, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो ये उपभोग में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन, तो ये तो क्या हो गया, एम पी सी। और ये हो गया डेल्टा एस प्लस डेल्टा वाई, ये क्या हो गया, एम पी एस। अर्थात एम पी सी और एम पी एस का योग कितना हुआ है, 1 हुआ है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा वाई बराबर होता है डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस के, और डेल्टा वाई का दोनों तरफ भाग देंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, 1 हो गया। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और ये क्या हो गई, सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है। अब जब मैंने उपभोग समीकरण लिखाया था c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, a प्लस बी वाई यही तो लिखाया था। अब मैंने बताया था जो b होता है वो एमपीसी होता है। ठीक है, तो यहाँ एमपीसी के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इज इक्वल टू बी प्लस एमपीएस। ठीक है, अब यहाँ एमपीएस की वैल्यू कितनी होगी, एमपीएस कितना होगा, ये बी इधर चला जाएगा, 1 माइनस बी, कहने का मतलब 1 माइनस एम पी सी। ठीक है, क्लियर है, ये मैंने बता दिया आपको। अब औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग भी क्या होता है, 1, क्योंकि y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। और जब इस दोनों पक्षों में y का भाग दे देंगे अपन, तो ये तो हो जाएगा 1, और c अपॉन वाई उपभोग अपॉन आई क्या होता है, ए पी सी, और s अपॉन वाई होता है ए पी एस। तो इन दोनों का योग भी हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब अपन डायग्राम पे आते हैं। अब ये जो गणितीय फॉर्मूला था इसको ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू सी प्लस एस है,
सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है, यहाँ ए स्वायत्त उपभोग को दर्शा रहा है और ये जो बी है वो एम पी सी को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। ठीक है, लेकिन इससे अपने जब बचत का समीकरण निकाला तो हमें बचत का समीकरण अपने को ये प्राप्त हुआ, एस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस वन माइनस बी। तो यहाँ देखना वन माइनस बी क्या है, एम पी सी है, और ये किसके बराबर होती है, एम पी एस के। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए और यहाँ एम पी एस लिख सकता हूँ इंटू वाई। ठीक है, ये होता है बचत का समीकरण गणितीय रूप। डायग्राम में अपन बात करें, यहाँ वाई एक्स पे अपन ने आय को दर्शाया है, एक्स अक्ष पे अपन ने बचत को एक्स अक्ष पे अपन ने आय को दर्शाया है, वाई अक्ष पे अपन ने बचत को दर्शाया है। ठीक है, जब प्रारंभ में आय शून्य थी, ठीक है, आय कितनी थी, शून्य, तो अपनी जब आय जीरो थी तो अपनी बचत कितनी थी, ऋणात्मक, तो बचत यहाँ चली गई। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस सेविंग या बोलते हैं नेगेटिव लो इनकम, कहने का नेगेटिव एट लो इनकम, या फिर इसको कहते हैं ऑटोनोमस सेविंग। मतलब ये क्या हुआ, अपनी आय जीरो है लेकिन फिर भी अपन क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो अपनी जो बचत है वो कैसे चली जाएगी, ऋणात्मक चली जाएगी। उसके बाद बढ़ती यहाँ शून्य हो जाती है, उसके बाद बढ़ती चली जाती है, और ये जो समीकरण बनेगा एस इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस ए प्लस वन माइनस बी और वाई के बराबर होगा, जो अपन ने यहाँ निकाला था। ठीक है, और जो बी है वो किसके बराबर होगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बराबर होगा। और एम पी एस जो है, एम पी एस वो किसके बराबर होगा, वन माइनस बी के, अर्थात वन माइनस एम पी सी के। या एम पी एस को अपन निकाल सकते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, या फिर बोल सकते हैं डी एस अपॉन डी वाई, यह अवकलन को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ एम पी एस क्या होगा, वन माइनस बी होगा। क्लियर है, थैंक यू।